काफी टाइम हो गया होगा आपको छोड़े। नहीं सर, जैसे पढ़ा नॉर्मल जैसे बहुत कम पढ़ाया जाता था। आई सरकार थी उसके बाद ठीक एक दूसरे को नहीं हो रहा। अरे सॉरी ठीक है, जैसे आज मैंने जो भी था पब्लिक ठीक ऐसे तो बहुत रेयर होता है कि दो जैसे कोई कभी नहीं, कोई ओके। गुड इवनिंग बेटा। आदर्श आदित्य राहुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, आदर्श आदित्य राहुल क्या बताएंगे बेटा? आप में टॉपिक कौन सा चल रहा है? क्या टॉपिक चल रहा है बेटा? राहुल, अच्छा केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री है ना आज क्लास आपका? केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक बेटा? हेलो, हाँ टॉपिक बताओगे बेटा? कोई टॉपिक तो बताओ आदित्य। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, ओके। क्या चल रहा है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ना? अच्छा, कौन सा मॉडल बताया है आप लोगों को? बोहर्स मॉडल, ये वाला ना बेटा? ठीक है, ठीक है। तब तो आपको किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन, ये भी आता होगा ना बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकालने, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन आता है? बोलो बेटा। एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, ओके। तो मैं देख ले रहा हूँ, इसी से रिलेटेड कर रहा हूँ ना। चलिए, मैं पहले कुछ पीछे के देख रहा हूँ, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मोस्टली आपका क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा,
और बता दूंगा, कोई डाउट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा सा मेरा पहला क्लास लिए आप लोगों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लूँ। राहुल बेटा, आप कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ के? सब लोग अपना थोड़ा मेंशन करिए कि कौन कहाँ से हो बेटा, थोड़ा सा पता चल जाए। आदर्श, अनुराग, आदित्य, राहिल, ठीक है। कौन बनारस से, कौन आसाम से, थोड़ा मेंशन करिए बेटा। ओके, आदर्श तो बनारस से हैं, अनुराग भी बनारस से हैं। ओके, और आदित्य बेटा आप बताओ। अच्छा, आप भी बनारस से। राहिल, ये राहिल कौन है बेटा? चलिए कोई नहीं, चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। तो बेटा आपको यही सब बताया होगा ना, थोड़ा सा आप बताना मुझे, क्या ये बताया गया जैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपको बताया जब, क्या होगा, है ना? कौन सा बेटा मॉडल? बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना? तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया होगा कि न्यूक्लियस है ना बेटा? और इसके अराउंड अस डिफरेंट डिफरेंट यानी इनफाइनाइट नंबर आपके होंगे बेटा, सेल होंगे, है ना? न्यूक्लियस के अराउंड अस क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर सेल होंगे, है ना? भाई बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है बेटा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अस क्या है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बेटा, सेल है, बताया जाता है ना? बोलो बेटा। हेलो, अच्छा ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सेल जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, नाम सुना है ना बेटा? ठीक है। तो देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ठीक है। आपने रदरफोर्ड का भी नाम सुना होगा, किसका? सुना है ना बेटा, रदरफोर्ड। तो देखिए रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक थे बेटा, इसीलिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो रदरफोर्ड की क्या ड्रॉबैक थे बेटा? रदरफोर्ड ने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंडस, रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंडस, ठीक है, जो सेल होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद हाई स्पीड से क्या करेंगे, रिवॉल्व करते जाएंगे, और जब हाई स्पीड से रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, और लास्ट में एक ऐसा स्टेट आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, है ना? यही तो रदरफोर्ड ने बताया था बेटा। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगी तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड के मोस्टली दो ड्रॉबैक है। एक तो वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, किसको बेटा, है ना? इसके अलावा वो फाइन स्पेक्ट्रम लाइन को नहीं बना पाया, बता पाया था, किसको बेटा, है ना? इसीलिए हमारे पास कौन सा आया था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया था। कौन सा आया था बेटा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जब दिया गया होगा आपको, ठीक है, अभी नोट नहीं करना, केवल आपको समझते चलना है, नोट की जरूरत नहीं, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला लेक्चर है मेरा, इसलिए नोट करने की जरूरत, देख लूँ कहाँ कहाँ से कराना है, कहाँ से नहीं, ठीक है, ठीक है।
तो देखिए बोहर्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो बोहर्स ने बताया कि कोई भी एटम्स होगा उनका ये न्यूक्लियाई है और इस न्यूक्लियस के अराउंडस, इसके अराउंडस इनफाइनाइट नंबर क्या होंगे बेटा? सेल होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे? सेल होंगे, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, infinite number of cell present around the nucleus, infinite number of cell present around the nucleus। ओके बेटा, है ना? ठीक है। इसके अलावा बोहर्स ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे बेटा? आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। नोट कर रहे हो ना बेटा? आप लोग नोट कर रहे हो ना? बोलो बेटा, नोट कर रहे हो ना? तो लिखिए अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व according to Bohr's atomic model, electron can revolve only those orbitals, those orbits whose angular momentum is integral multiple of h/2π। यानी बोहर्स के अकॉर्डिंग, देखो बेटा ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूं। जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के मैंने बताया कि अराउंड अस इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, मतलब सेल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है और फिर न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता था। ये तो बोहर ने बताया, लेकिन इसी को तो इम्प्रूव किया बोहर्स ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल उस ऑर्बिट से में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के, जिसमें h क्या है? h एक वैल्यू है जिसका नाम सुना होगा, उसे प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट, नाम सुना है? बोलो बोला। बिल्कुल नहीं सुना किसी ने? प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻34, इसे हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और जो पाई होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 3.14, है ना।
एच जो होता है वो प्लेइंग कांस्टेंट है। एच क्या है बताइए? प्लेइंग कांस्टेंट। अब तो समझ में आई बात बेटा? ठीक है, अब सुनिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको सुनिए। एंगुलर मोमेंटम तो बेटा मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर मतलब रेडियस, इसको हम लिख सकते हैं एम बी आर। एम बी आर मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसने बोला कि मल्टीपल इंटीजर यानी एन एच अपॉन 2 पाई। ध्यान से सुनिए, यहां मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 पाई, जिसमें h क्या बेटा एक प्लेन कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू इतनी है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये है एंगुलर मोमेंटम एम बी आर। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल किसके बताया? h अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई के साथ साथ मैंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया है, उसको क्या बोला बेटा? n बोला। क्या बोला? n। मतलब एम बी आर यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सबका मतलब मैं बता रहा हूं। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, है ना, r मतलब रेडियस, पाई तो आपको पता है 3.14, h प्लेन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34। क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही बेटा? हेलो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा बोहर के अकॉर्डिंग, तो बताओ कहाँ रिवॉल्व करेगा बेटा? जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? NH अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीजर हो, यानी MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कहाँ पे, जो मैंने लिखा MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई लिखा नहीं लिखा मैंने, तो उसको सुनिए। ये जो मैंने लिखा, क्या लिखा? MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैं उसको पहले बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा कि इसमें जो n है, n क्या है? तो एक n जो है इंटीजर वैल्यू है, यानी n एक कौन सी वैल्यू बेटा? इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सॉन इनफाइनाइट होता है। तो अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा? अगर n की वैल्यू 1 रखें तो क्या लिखूंगा? 1h अपॉन 2 पाई में या तो रिवॉल्व करेगा, या तो 2h अपॉन 2 पाई में रिवॉल्व करेगा, या तो 3h अपॉन 2 पाई में रिवॉल्व करेगा। समझ में आ रही बात बेटा? है ना? अब ठीक है बेटा, देखिए n जो होता है बेटा ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जो n है ना ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना बेटा? आगे और लिख लो। बोहर्स का पॉस्टुलेट लिखा रहा हूं, बोहर्स के बारे में लिखा रहा हूं, आगे और लिख लो। द एटम हैज न्यूक्लियस, द एटम हैज न्यूक्लियस, द एटम हैज न्यूक्लियस where all proton and neutron, all proton and neutron are present, are present। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small,
द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये बोहर्स ने सब बताया बेटा, बोहर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये सब सारे पॉइंट, ठीक है। रब कर दें इसको, हटा दें, बताओ, हटा दें जो लिखा मैंने यहाँ पे। चलिए, तो अगला पॉइंट बोहर्स के अकॉर्डिंग लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग around the nucleus and path is circular। बेटा इसका मतलब समझ में आ रहा? मतलब ये हुआ कि जैसे न्यूक्लियस है ना, तो ये जो इसके अराउंड जो क्या है, ऑर्बिट्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो ये ऑर्बिट जो वो कैसा बेटा, वो सर्कुलर है ना। कैसा है बेटा? सर्कुलर, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड पाथ इज सर्कुलर। उसका पाथ कैसा है जिसमें वो रिवॉल्व करता है, वो सर्कुलर है, ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, अगर पाथ इसका सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, बोलो बेटा। तो अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं कोलैप्स करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसलिए कोलैप्स नहीं करता है क्योंकि जब इसके अराउंड ये सर्कुलर मोशन करता है तो इसमें एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? नाम सुना आपने? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस, इसके बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स ना करे। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं करता है, तो आप बताओगे क्या कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन की वजह से, है ना बेटा, इनके बीच में जो होता है वो बैलेंस फोर्स क्या होता है? मेंटेन रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करता है। यानी कौन सा फोर्स बेटा, बोलिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अनुराग। कौन सा फोर्स बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलिए ये भी लिख लीजिए कि कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नोट कर लिया समझने बेटा? आदर्श, आदित्य, ओके बेटा, ठीक है, गुड। अब अगला पॉइंट देखो, जो भी अगला पॉइंट है उसमें क्या लिखोगे, सुनिए ध्यान से। अब मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई आइटम है ना, पहले समझिए, अभी लिखिएगा मत। ये पॉइंट जो समझाने जा रहा हूँ, तो पहले समझिए, जब बताऊंगा लिखने तब लिखिएगा।
जैसे कोई आइटम है और हमने मान लिया कि उसका ये न्यूक्लियस है और उसके डिफरेंट टाइप के सेल है, इनफाइनाइट नंबर सेल, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन एटम, कौन सा एटम बेटा? हाइड्रोजन एटम। आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम में कितने सेल होंगे, कितने सेल होंगे, तो क्या बोलोगे बेटा? बोलो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट नंबर सेल होंगे, ठीक है, ठीक है ना बेटा? हेलो, समझ में आ रही बेटा? तो अब देखो, हो सकता है कि जैसे हाइड्रोजन है और इसमें इनफाइनाइट नंबर सेल, अब अगर इस न्यूक्लियस के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनिए, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात तो न्यूक्लियस जो होता है बेटा, उसके पास वाले जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अगर बाहर से इसको एनर्जी दे दी जाए, मतलब इसको हीट कर दिया जाए या एनर्जी दे दी जाए, भाई अगर इसी हाइड्रोजन एटम को मैं हीट करूं तो हीट करने से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अगर एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उल्टा जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जंप करेगा। हो सकता है इस सेल से जंप करके इस सेल में पहुंच जाए, या हो सकता है इससे यहां पहुंच जाए, या हो सकता है इससे यहां पहुंच जाए, या हो सकता है इससे यहां पहुंच जाए। समझ में आ रही बात बेटा? ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट होता है बेटा उसे स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। कौन सा स्टेट कहते हैं? स्टेशनरी। अगर बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, मतलब एनर्जी दिया जाएगा, तो अपने लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर जाएगा, यानी यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। कौन सा क्या हो गया बेटा? एक्साइटेड। तो लोअर एनर्जी से जब लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा तो उसे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो उसे कौन सा स्टेट बोलते हैं बेटा? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी या कम, तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा लिख लो बेटा, बोहर्स के अकॉर्डिंग लिख लो बेटा। इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, in ground state potential energy of electron will be minimum, in ground state potential energy of electron will be minimum, hence it is more stable। समझ में आया बात बेटा? हेलो, ठीक है, दोबारा समझा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम बैठे हो ना बेटा, तो एक स्टेबल फॉर्म में हो, और सपोज है तुम्हारे हो क्या कि तुम्हारा कोई दोस्त आए, वो कहे यार उससे लड़ाई हो गई, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से कोई आके कहे, तो अचानक तुम भी भागोगे दौड़ के। लेकिन तो जो बाहर से आपको बोला आके, उसने क्या किया आपको? उसने क्या किया बेटा? आपको एक्साइटेड कर दिया ना तुरंत। बोलो बच्चों, पहले आराम से अच्छे से स्टेबल फॉर्म में बैठे रहे, है ना। तो जब आप अपने जगहों से छोड़ के कहीं चला गया, एक्साइटेड हो गया, तो एक्साइटेड के दौरान एनर्जी क्या होती है? इंसान का गुस्से में क्या होता है? एनर्जी बढ़ने जाता है। कभी कभी देखो मम्मी पापा डांटते होंगे तो गुस्सा जाते होंगे, उस समय एनर्जी कितनी बढ़ जाती होगी तुम लोगों की, ऐसा लगता होगा सब देखो, है ना। कभी दोस्तों से लड़ाई हो जाए, दोस्तों से नहीं किसी और से लड़ाई हो जाए स्कूल में, तो क्या करते हैं? मार धाड़, इसको मार दे, ये सब कर दे, है ना। देखो एनर्जी बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती, है ना। लेकिन क्या हमेशा के लिए वो गुस्सा रहता है बेटा? क्या हमेशा के लिए वो गुस्सा मेंटेन रहता है? नहीं मेंटेन रहता है ना बेटा। तो जो हमेशा मेंटेन रहे, मैक्सिमम टाइम तक रहे, उसे हम स्टेबल फॉर्म बोलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड है बेटा तो स्टेबल होगा ना,
लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, मतलब बाहर से आके उसको कोई चढ़ा दिया मतलब कोई बाहर से कोई एनर्जी दे दी, हीट कर दिया, तो अपने सेल को छोड़ के किसी और सेल में जंप कर जाएगा, है ना। और जो अपने सेल से छोड़ के दूसरे सेल में चला जाएगा तो मतलब क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में बेटा भाई एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है बेटा, पता है ना। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, भाई एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो तोड़ फोड़ ही करेगा, ठीक है ना। बोलो हाँ जी। तो हमने इसीलिए बोला बेटा कि जो ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, इसीलिए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो क्या लिखा बेटा, इन ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, potential energy minimum, hence it is more stable, hence it is more stable, it is more stable। अच्छा अब एक बात और समझाऊं, जैसे बताओ ये न्यूक्लियस है, मैंने माना है ना, क्या माना, न्यूक्लियस है, और ये इनफाइनाइट नंबर सेल है, ध्यान से सुनिए, इनफाइनाइट नंबर सेल बता रहा हूं बेटा, देखो। अच्छा मैं इसको मान ले रहा हूं n1 लेवल, इस n को मान रहा हूं 1, n इक्वल टू 1, इसको मान लू n इक्वल टू 2, इसको n इक्वल टू 3, इस वाले लाइन को n इक्वल टू 4, ऐसे n इक्वल टू इनफाइनाइट मान सकता हूं ना। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, ऐसे इनफाइनाइट होगा ना। अब अगर n1 सेल की एनर्जी में E1 मान लू, क्या मान लू बेटा, E1, तो इसको क्या मानूंगा, E2, इसको क्या मानूंगा, E3, इसको क्या मानूंगा, E4, ऐसे ये क्या होगा, इनफाइट, है ना। यस बिल्कुल, n जो है बेटा एक ऑर्बिट है, मतलब एक सेल है ना। यानी जहां हम लोग पढ़े थे MBR इक्वल टू NH/2, भाई बिल्कुल करेक्ट आपने बोला बेटा अनुराग, की जो यहाँ n है वो एक क्या है बेटा, सेल है, मतलब एक क्या है, ऑर्बिट, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, ठीक है, और वो फिर यहाँ आ जाए, ठीक है, तो E1 से E2 में जाने में, ध्यान से सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन E1 से कहाँ जाएगा, E2 में, अगर आपका इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहा है, N1 सेल से N2 सेल में, यानी N1 से कहाँ जा रहा है बेटा, N2 में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब E1 एनर्जी लेवल से E2 में जा रहा है, मतलब क्या होगा, इस दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, यस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N2 लेवल से N1 में जाएगा, N2 से N1 यानी ऊपर से नीचे, N2 मतलब हायर और N1 मतलब क्या होता है, लोअर। तो अगर हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर में, है ना, यस। तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, एमिट करेगा, एमिट मतलब लॉस करेगा, ठीक है ना बेटा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बड़ा स्वाभिमानी है बेटा, स्वाभिमानी जानते हो, है ना, बड़ा एटीट्यूड वाला है, वो जितना एनर्जी लेता है ना बेटा जानने के लिए, बाद में उतना वापस कर देता है, बिल्कुल रखता नहीं अपने पास कुछ, कहता नहीं ठीक है मगर लिए जितना उतना वापस कर देंगे। तो लोअर से हायर जाने में जितनी एनर्जी
वो एब्जॉर्ब करता है ना, उतना एनर्जी एमिट कर देता है। तो हुआ नहीं यार एटीट्यूड वाला बंदा, कहा लिया तूने मुझे इतना दिया, मैं तुझे इतना दिया, है ना। जैसे कुछ दोस्त जैसे समझ लो कि तुमने किसी को 1 रुपया दिया हो या 10 रुपया उधार दिया, उसने कहा ले अपना 10 रुपया ले। ऐसे ही है बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन है ना, क्या करता है, जितना वो लेता है उतना क्या कर देता है बेटा, दे देता है। तो लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है ना। बोलो भाई, यार बोल नहीं रहे हो तुम। यस यस बिल्कुल ठीक। अब सुनो और बहुत ध्यान से, ठीक है, ये भी हो गया अब आपका। तो इस ये सब लिख लेना क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा तो एनर्जी में चेंजिंग आएगी। तो चेंज एनर्जी को क्या लिखोगे तुम, डेल्टा ई लिखोगे। डेल्टा ई क्या लिखोगे, हाई एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। ठीक है, इसको रब कर दे बेटा, हटा दे। ओके। अच्छा एक और मजे की बात बता रहा हूँ बेटा आपको, देखो कितना अच्छा बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलो हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहा हूँ। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ बेटा, बोहर्स जो एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, जो बोहर्स ने अपना मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया था बेटा, हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये भी लिख लो। यानी बोहर का जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मॉडल किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 1, ठीक है। यानी बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है बेटा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है, पता है ना आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बोहर मॉडल, यानी जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे दूं और पूछूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बोहर कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड, जैसे हाइड्रोजन दे दूं, दूसरा हीलियम दे दूं, तीसरा हीलियम 1 प्लस दे दूं, और चौथा लिथियम 2 प्लस दे दूं, और आपसे कहा जाए इसमें किसमें बोहर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बोहर एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो कैसे, इसको मैं समझा रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं बेटा। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, वो 1 होता है। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसके पास प्रोटॉन भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और प्रोटॉन भी 2 हैं। लिथियम के पास बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3, और प्रोटॉन कितने हैं, इसमें भी 3 हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं हीलियम 1 प्लस, तो ध्यान देना बेटा, चार्ज का मतलब होना, कहीं अगर चार्ज आ जाए, जैसे कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज आए, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी लेस हो गया, रिमूव कर दिया गया। नेगेटिव चार्ज आया तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया, एक्स्ट्रा, जितना नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा।
तो हीलियम 1 प्लस है, पहले इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव मतलब एक कम हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम 2 प्लस दिया है तो लिथियम के पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 3 बेटा। 2 प्लस मतलब 2 चला गया तो कितना बचा? 1 बचा ना। तो हीलियम 1 प्लस के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन से बेटा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बोहर जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? बताओ बेटा, उसका क्या आंसर दूंगा? बोहर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं बेटा? हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं। समझ में आया बात? ठीक, आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? अनुराग ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन समझो बन गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बोहर कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होगा। बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हटा देना, पूरा लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लेना। ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बोहर एटॉमिक मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए अब आगे देखो। हमने बोला कि जैसे ये हाइड्रोजन की बात करूंगा बेटा, ये हाइड्रोजन है, उसका ये न्यूक्लियस है ना। ये इसके पहला सेल है, इसका एनर्जी मैंने E1 मान दिया। कौन सा एनर्जी आ रहा है? E1 है। ये E2, E3, E4, E5, ध्यान से देखिए। ये E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, और E चलो मैं इनफाइनाइट मान लूँ। ठीक है, एक मजे की बात बता रहा हूँ, नोट पॉइंट कर दे रहा हूँ। जब आप आगे क्लास में जाओगे, बड़े होके इंजीनियरिंग की या मेडिकल की तैयारी करोगे, तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या आता है? क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि इस ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, है ना। क्या पूछा जाता है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा एनर्जी बताइए, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आइटम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, कि तुम्हारे स्कूल वाले नहीं पूछेंगे बेटा। ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, यहाँ फिर से लिख दो, नहीं तुम्हें हो सकता समझ में ना आए। ऐसा लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ये आगे क्लास के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, स्कूल वाले थोड़ी पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? कराओ, बताओ उसको, बताओ बेटा। तो देखो यहाँ n क्या है, n तो आपको पता है। जो z है ना बेटा, यहाँ पे z, ये z जो है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहा है एटॉमिक नंबर से, तो लिख दो प्रोटॉन्स के नंबर, है ना, ये। ठीक है,
तो अब देखो जैसे मैं इस वाले, अब ये कौन सा लेवल होगा इसका, N1 लेवल, ये कौन सा बेटा N2 लेवल, ये कौन सा लेवल बताओ N3 लेवल, ये कौन सा N4 लेवल, ये कौन सा N5 लेवल। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउंड स्टेट में यानी इस वाले एनर्जी बताइए, तो क्या लिखूंगा मैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अच्छा अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा बेटा, किसके लिए बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए, तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, जेड मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर है ना। अब एन यहाँ पे कितना बेटा 1 है ना, एन की वैल्यू, तो नीचे भी 1 स्क्वायर लिखूंगा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। यानी इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी बेटा -13 कितना बोलो बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया, है ना। अब देखो इस वाले का E2 का देखो क्या लिखोगे, E2 वाले को लिखोगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन एन, एन देखो यहाँ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 -3.4 है ना, माइनस, सही लिख दो पता नहीं क्या लिखे है, -3.4 है ना। अच्छा इस वाले को लिखो, E3 वाले को देखो क्या लिखोगे, इसका क्या लिखोगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन कितना बेटा एन की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 1.56 लगभग हो जाएगा ना। अच्छा अगर मैं इस वाले का देखूं तो इसमें देखो ध्यान से -13.6 इंटू यहाँ पे n इनफाइनाइट कर दो, n इनफाइनाइट सॉरी, तो जेड तो 1 लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे इनफाइनाइट। ये बताओ इनफाइनाइट किसी से अगर मल्टीप्लाई करोगे या कुछ करोगे तो बताओ वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। ठीक है, कितना लिखो, 0 या इनफाइनाइट, अनुराग आदित्य बोलो बेटा क्या लिखा जाए, समझ में आया। तो अब बताओ तुमसे कोई पूछ ले बेटा, यहां तक ठीक समझ में आया सब लोगों को, बोलो पहले। चलो ठीक है, अब बताओ मुझे बेटा, गुड। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास वाला सेल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना, उसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये, है ना। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ये देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाद ये पहला सेल मान लिया, इसके बाद से दूसरा सेल, फिर ऐसे तीसरा सेल, फिर 4, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट की यानी सेल की एनर्जी ज्यादा होगी या न्यूक्लियस से जो दूर है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो बताओ बेटा पास वाले का होगा या बेटा दूर वाले। यस बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ तो माइनस में है ना बेटा, लेकिन यहाँ जीरो, अब जीरो बड़ा है ना बेटा माइनस से, है ना। ठीक है, अच्छा अट्रैक्शन कहाँ होगा, अब बताओ जैसे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं ना बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वाले में ज्यादा अट्रैक्शन होगा या इस वाले में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जो पास वाले होंगे उनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जो दूर वाले होंगे उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसे मतलब
आइटम जिनके इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनफाइनाइट लेवल पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में, किसमें बेटा बोलो, फ्री स्टेट में। ठीक है, आपसे कोई पूछा जाए फ्री स्टेट का, फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा बेटा, तो वहां मिलेगा जो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बोलो गुरु, समझ में आया? ठीक, चलिए अब इसके बाद अब आगे बता रहा हूं, देखो अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आपसे कहे हम ग्राउंड स्टेट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्राउंड स्टेट, है ना? तो जैसे ग्राउंड स्टेट है ऐसे मैं एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूं, है ना? अब से देखो, सब समझते चलिए, ठीक है? ये न्यूक्लियस, फिर से वही बात आ बेटा, फिर से उसी बात पे, ठीक है? अब ध्यान से देख बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां है और इसको मैंने n1 लेवल माना, इसको n2, इसको n3, इसको n4, इसको n5, चलो मैं इसको n इनफाइनाइट मान लूं। बहुत ध्यान से सुनिए, तो ग्राउंड स्टेट ये हुआ, है ना? और ये इसका एक्साइटेड स्टेट हुआ। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड। तो अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड स्टेट में, अगर मैं, ध्यान से सुनिए, यहां लिख रहा हूं, सॉरी दोबारा, ग्राउंड स्टेट और यहां लिखूं एक्साइटेड। अगर मैं ग्राउंड स्टेट n1 मान लूं, ग्राउंड स्टेट में जो n की वैल्यू है वो अगर मैं 1 ले लूं, तो बताओ एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या ले सकता हूं? बोलो बेटा, 2 लिख सकता हूं? तो 3 भी तो लिख सकता हूं बेटा, 4 भी तो लिख सकता हूं, 5 भी तो लिख सकता हूं, इनफाइनाइट भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है ना? गुड। अच्छा, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 2 ले लूं, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से यहां रहा हूं, तो अगर किसी का ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 2 है, तो एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या लिखोगे? समझ में आई बात? यस। अच्छा, अगर किसी का 3 है ग्राउंड स्टेट, तो उसका एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या लिखोगे? 5, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट, है ना? गुड, सब नोट कर लो बढ़िया से। चलो इसको हटा देना है। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन। अगर आपसे कोई कहा जाए फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, कौन सा आयन बेटा? ठीक है, तो इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
देखो अगर हमें इसे सॉल्व करना हुआ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे वाह, चलो चेक कर ले बेटा। एनर्जी लिखूंगा -13.6 इंटू, यहाँ हीलियम है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे ना। सेकेंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, बोलो अनुराग, आदित्य समझ में आया बेटा? देखो हमने बोला है फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम है, तो मैंने बताया था किसी भी ऑर्बिट के लिए अगर भाई एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ना। तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अब बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो 2 होता है ना भाई, हीलियम के लिए जेड 2 होता है, और सेकेंड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू भी 2 है ना। तो अब देखो एन की वैल्यू यहाँ मैंने 2 पुट किया है, और यहाँ जेड की वैल्यू भी 2 पुट किया है क्या, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलो दे दे रहा हूँ एक और, चलिए फाइंड आउट एनर्जी, ठीक है, कौन सा थर्ड ऑर्बिट बोलना बेटा, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, इसको सॉल्व करो। चलिए देख लिया जाए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसके लिए देखो, अब बताओ जेड हीलियम का कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आई बात, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, गुड। अच्छा एक और लिखो, फाइंड आउट एनर्जी रेशियो, रेशियो निकालना चाहते हो बता रहा हूं, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन दे रहा हूं, सॉरी
लिथियम आयन कह रहा हूं बेटा, एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, इसमें कंपेयर करना है। मैं कर रहा हूं, बोल बेटा। ओके करो तुम लोग बेटा, करो, फिर मैं करा रहा हूं। सभी लोग करो बेटा। बताओ चलो। अच्छा ठीक, आदित्य ने किया, चलो मैं भी सॉल्व करके देख लूं। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे, इसमें लिखोगे, देखो क्या यहाँ से हम लोग लिखेंगे एनर्जी पहले किसके लिए बेटा, लिथियम आयंस के लिए। रेशियो कैसे ऐसे निकालोगे, फिर नीचे लिखोगे एनर्जी किसके लिए बेटा, हीलियम आयंस। इसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, पहले वाले फॉर्मूला क्या लिखोगे, -13.6 इंटू Z²/n², ऐसे नीचे -13.6 इंटू Z²/n²। देखो क्या क्या हटा रहा हूं, ये हटा दो, ये हटा दो, हट गया दो। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ये जेड किसका है, लिथियम का, तो लिथियम का जेड कितना होता है 3, यानी 3 का स्क्वायर। N2 है बेटा किसका, ये वाले का, मतलब N वाले का 2 है, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो यानी ऊपर कितना हुआ, यहाँ 3², ठीक है, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूं बेटा, तो क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर। इस वाले को, अब इस वाले का जेड लिखो, ये किसका है, हीलियम वाले, तो हीलियम वाले का जेड क्या होगा 2 का स्क्वायर, और n कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये वाला जो नीचे वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये तो हुआ, बोलो बेटा। तो अब बताओ ऊपर कितना हो गया, ये 3 यहाँ 3, यानी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं। यहाँ देखो क्या हो गया, 9 इंटू 9/4 इंटू 4, ही तो हुआ बेटा, है ना, ये हुआ ना। बोलो यार,
ठीक है, गुड, समझ में आ गया इन दोनों को, है ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो एक और करो इस तरीके से, यहाँ भी तुम्हें रेशियो निकालना है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। यस, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही हुआ। तो ये बोहर-स्टर्म मॉडल है। अब चलो कुछ पीछे का क्वेश्चन करें बेटा, जो पहले कर चुके हो आप लोग, है ना। आप लोग बताना, अगर कर सकते हो तो बताना। जैसे मैं एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अब आपको बताना है। मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें बताना है बेटा, पता है क्या क्या मैं बता रहा हूँ। यानी आपको इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स, ऐसे इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताने और फिर प्रोटॉन के नंबर, ठीक है। बता लोगे बेटा। ट्राई करो सब लोग। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए पहले कर लो, फिर आंसर पूछूंगा, टाइम भी दे रहा हूँ। 7 8, ये एटॉमिक नंबर है, नंबरिंग कर रहा हूँ ये। 9 10 11 12।
सबको कल में बेटा आदित्य। सबका हो गया बेटा? चलिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। देखो 2 तो पहले थे, लेकिन एक पॉजिटिव आ गया तो एक कम हो गया कि कितना हो गया? 1। लेकिन प्रोटॉन हमेशा 2 ही रहेंगे, ठीक है ना? प्रोटॉन्स के नंबर कम नहीं होते बेटा। लिथियम में पहले 3 था, 2 पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन हुआ 1, लेकिन प्रोटॉन 3 रहेंगे। बेरिलियम का होता बेटा 4, एक चला गया तो कितना बचा? 3, लेकिन प्रोटॉन तो 4 ही रहेगा ना। बोरान का 5 होता है एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना? 4, लेकिन प्रोटॉन 5। कार्बन का 6 होता है, एक चला गया कितना बचा? 5, लेकिन प्रोटॉन 6। ऑक्सीजन का होता है कितना बेटा बोलिए? 8, एक चला गया कितना बचा? 7, लेकिन प्रोटॉन कितने हुए? 8। ऐसा ऑक्सीजन का देखो 2 नेगेटिव, 8 होता है, 2 और आ गया तो 8 + 2 10, लेकिन प्रोटॉन तो 8 ही है ना। नाइट्रोजन में 7 होता है, 3 और आ गया, कितना हो गया? तो ये 10, लेकिन प्रोटॉन 7। इसके बाद 9, यहाँ भी 9। एफ निगेटिव है बेटा, निगेटिव मतलब 9 + 1 कितना? 10, तो ये कितना? 9। समझ में आ गया सबको? आई गुड, बिल्कुल शाबाश, गुड बेटा गुड, बहुत खूब। ओके, अब 15 मिनट टाइम बेटा, तुम लोग भी पूछ लो कुछ डाउट हो। कोई अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन डाउट और पूछे तो मैं बताऊं 10-12 मिनट में, कोई चीजें जो आपको ना आती हो।
बोलो बेटा। ओके, रेडियस भी बता दो, चलो गुड, शाबाश। चलो तब बता दे रहा हूँ बेटा, तो लिख लीजिए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू कितना बेटा, n स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन निकालना है ना, फाइंड आउट रेडियस, है ना, ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, ए एम नहीं बेटा, ए के ऊपर ऐसे मतलब एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बेटा, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, इसका निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं करूं या तुम करोगे? हीलियम बेटा, हीलियम, हीलियम। चलिए देखा जाए क्या आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जेड हीलियम का कितना होता है बेटा, 2। ये तो आएगा ना बेटा सॉल्व करने, है ना, ठीक है बेटा। फाइंड आउट फाइंड आउट रेडियस रेशियो, क्या निकालना बेटा, रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। करो बेटा इसको सॉल्व।
ओके बेटा, ओके। तो इसका सॉल्यूशन बनाया जाए, देखा जाए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर हमें बनाना तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस पहले लिखूंगा, रेडियस ऑफ कौन सा सेकंड ऑर्बिट, मतलब लिथियम आयन से है ना बेटा, अपॉन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। बहुत इजी है, सेम तरीका 0.529 इंटू एन स्क्वायर जेड पहले के लिए इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड सेकेंड वाले के लिए। यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे बेटा, है ना। अब यहाँ से देखो सेकेंड लिथियम दिया ना, सेकेंड, तो यानी एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए जेड कितना होता है, 3 होता है। ऐसे इसके लिए थर्ड वाले के लिए एन कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड कितना होता है, 2 होता है। तो यानी हमारे पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू, ये बनाना बेटा, यानी ऊपर हो गया 2 जब 4 इंटू 2 यानी 8 अपॉन 27। ये हुआ ना बेटा क्या, यानी 8 रेशियो 27। ठीक है बेटा, सभी लोगों को क्लियर हो गया बेटा। अब ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं बेटा, बोलिए। तो और कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा। ओके, बेटा और किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए। ओके, तो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, है ना। 2-3 दिन में कोई टॉपिक शुरू नहीं होगा, है ना। ओके बेटा, बाकी जो आपको पढ़ाया गया समझ में आया ना बेटा। ओके, बाय बेटा, बाय 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 बाय, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बेटा।